तो वो आसानी से उठ सकता है, लेकिन अगर इंसान किसी की नजरों में गिर जाए तो उसका उठ पाना नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ तो श्रेया अपनी ही नजरों में अब गिर चुकी थी। अपनों और दुनिया की जिल्लत से हार कर श्रेया ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करते हुए होटल के टेरेस पे छलांग लगाने की जैसे ही कोशिश की, किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया था। श्रेया ने पलटकर देखा तो उसके बाबूजी उसका हाथ पकड़े हुए थे, उसे नफरत और हिकारत भरी नजर से देख रहे थे, जैसे वो उससे कह रहे हों कि मरने के लिए उसे छत से कूदने की जरूरत नहीं है। उसकी जान लेने के लिए उनकी आंखों में उतर रहे नफरत के लाल डोरे ही काफी हैं। उन्हें देखकर श्रेया ने रोते हुए अपने बाबूजी से कहा, मर जाने दीजिए बाबूजी मुझे, मैं कहीं की नहीं रही। घिन आ रही है मुझे अपने आप से, इस शरीर से, और एक पल भी नहीं जीना चाहती मैं। छोड़िए मेरा हाथ। इस पर श्रेया के बाबूजी ने बिलबिलाते हुए कहा, हाथ छोड़ दूं पुत्र, ताकि तू इस छत से कूदकर मर जाए और हमारे खानदान के माथे पर एक और कलंक लगा जाए, ताकि पूरा चंडीगढ़ तेरे गिरे हुए किरदार के साथ साथ ये बातें भी करे कि इज्जत के नाम पे हमने तुझे जान देने पर मजबूर कर दिया। अरे ओ कमबख्त, मरते मरते भी हमें बदनाम करके जाएगी। सुन, मेरी तुझसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने बाबूजी की पगड़ी तो तू उछाल चुकी है, अब कम से कम जिंदगी भर के लिए अपनी मौत का बोझ तो मेरे बूढ़े कंधों पर मत डाल। ये सुनकर श्रेया दुखी होते हुए बोली, बाबूजी मैं। इससे पहले कि श्रेया उनसे कुछ कह पाती, बाबूजी अपनी शर्मसार आंखों और अपने बदनामी के बोझ से झुके हुए कंधों के साथ वहां से जा चुके थे। श्रेया ने हार कर आसमान की ओर देखा और अपनी खो चुकी इज्जत के टुकड़े समेटते हुए चीख कर कहा, कितनी बदनसीब हूं मैं, एक अजनबी के हाथों बर्बाद हुई सो हुई, और अब मैं अपनी मर्जी से मर तक नहीं सकती। श्रेया अपनी उजड़ चुकी जिंदगी के टुकड़ों में बैठी न जाने कितनी देर तक होटल की छत पर रोती रही, इस बात से अनजान कि उसका परिवार और उसका पति न सिर्फ बेइज्जत और बदनाम होकर वापस घर लौट चुके थे, बल्कि मल्होत्रा कोठी पहुंचकर वो उसकी किस्मत का फैसला भी कर चुके थे। दोपहर के 2 बज रहे थे और उस कोठी में मल्होत्रा परिवार की इज्जत के जनाजे का शोक परसा हुआ था। जगदीप मल्होत्रा अपनी बीवी जमुना के सहारे एक जिंदा लाश की तरह रौनक के आगे सर झुकाए बैठे हुए थे। जमुना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रेया की छोटी बहन नताशा घर की भारी हवा में घुटन महसूस कर रही थी और बबली इस फिक्र में गुम थी कि अब श्रेया का क्या होगा। कोठी में छाई इस मातम की खामोशी को आखिरकार रौनक ने तोड़ा और निराश होते हुए कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है जगदीप अंकल, आप मेरी हालत और मेरे हालात समझ सकते हैं। जो कुछ श्रेया ने मेरे साथ और मेरे खानदान की इज्जत के साथ किया है आपके सामने है। अगर आपको और जमुना आंटी को कोई एतराज हो तो आप कह सकते हैं। मैंने आप दोनों को हमेशा अपने माँ बाप की तरह ही माना है। ये सुनते ही जगदीप ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हमें और शर्मिंदा मत करो पुत्र जी, हम इस बात पर क्या एतराज कर सकते हैं। श्रेया ने और कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है कि हम तुम्हारे आगे सर उठा सकें, और एक दागदार लड़की को कौन अपना सकता है। अगर तुमने श्रेया को छोड़ने का फैसला कर लिया है तो ठीक ही किया है, हो सके तो अपने इस बूढ़े बुजुर्ग को माफ कर देना। ये सुनते ही रौनक ने भावुक होते हुए कहा, प्लीज अंकल, माफी मांगकर आप मुझे छोटा मत कीजिए। मैं पहले ही अपने आप को आपका और जमुना आंटी का गुनहगार महसूस कर चुका हूँ। मैं चलता हूँ। मैं श्रेया की चीजें वापस भिजवा दूंगा, और अगर वो इस चौखट पर लौट कर आए तो उससे कह दीजिएगा कि अब वो उस आदमी के साथ जिंदगी बिताने के लिए आजाद है जिसे उसने मेरी जगह दी थी। इतना कहकर रौनक अपने आंसू पोंछता हुआ कोठी से निकल गया और पीछे छोड़ गया एक शर्मिंदा और हारा हुआ परिवार, जो अब चाह कर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। श्रेया की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, और वो भी इस हद तक कि अब उसके अपने भी उसे नहीं बचा सकते थे। और इस बात का एहसास श्रेया को तब हुआ जब वो अपने शरीर और अपनी आत्मा का बोझ उठाए अपने घर के दरवाजे पर लौटी। उसने जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा, उसने देखा कि सामने उसके बाबूजी और उसकी हारी हुई माँ, उसके सामने एक सूटकेस और एक बैग में उसका सामान बांधे हुए, और पीछे नताशा और बबली अपनी आंखों में बेबसी और आंसू लिए श्रेया को ही देख रहे थे।
श्रेया को समझते देर नहीं लगी कि अब उसके अपने घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसने अपने हारे हुए चेहरे के साथ अपने माँ बाप को देखा और कहा, मुझे घर से निकाल रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, पर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि जो बेटियां घर से निकाल दी जाती हैं वो कहाँ जाती हैं। ये सुनकर जमुना ने भावुक होते हुए कहा, पुत्र ऐसे ऐसे ना बोल, मैं तेनू नहीं जान देवांगी। सुनिए जी, तुसी एक बारी फिर सोच लो ना, कहाँ जाएगी हमारी बेटी। तभी नताशा ने कहा, बेबे ठीक कह रही है बाऊजी, श्रेया दीदी को ऐसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते हम। लेकिन जमुना और नताशा की बात सुनकर जगदीप ने सख्त होते हुए कहा, जमुना, नताशा, बस, मैंने फैसला कर लिया है, अब श्रेया इस कोठी में वापस नहीं आ सकती। श्रेया पुत्र, मैं ये तो नहीं जानता कि इस चार दीवारी के बाहर तेरा क्या होगा, लेकिन ना अब ये घर तेरा है और ना ही रौनक का। वो साफ साफ कह कर गया है कि वो तुझे नहीं अपना सकता। और रही बात कि अब तू कहाँ जाएगी, तो जब घर की इज्जत घर से निकलकर बेहया हो जाए तो उसका आसरा उस बेहयाई में ही होता है। अब तू अपने उस नसीब के भरोसे है जिसे तूने चुना है। मेरी तेरे से बस इतनी सी मिन्नत है पुत्र कि कम से कम मेरे मरने तक इस दरवाजे पर कभी मत आना, कभी भी नहीं। इस पर श्रेया ने मिन्नतें करते हुए कहा, भाऊजी नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मैं चली जाऊंगी और ये वादा करती हूँ कि कभी इस चौखट पर नहीं लौटूंगी। आप सही सलामत रहिएगा बस। इतना कहकर श्रेया ने फिर अपने बाबूजी की आंख नहीं मिलाई और ना ही नजर उठाकर अपनी माँ और छोटी बहन को दोबारा देखा। उसने चुपचाप अपना सामान उठाया और मल्होत्रा कोठी की चौखट से लौट गई थी। अपना सामान लिए अपनी किस्मत को कोसते हुए वो घर के बाहर रिक्शा ही रोक रही थी कि उसे घर के अंदर से अपनी माँ के रोने की आवाज आई और उस रोती हुई सौतेली माँ को, जिसने 2 साल की श्रेया को सीने से लगाकर पाला था, उस माँ को दिलासा देते हुए बाबूजी की लड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। श्रेया का दिल रो उठा था। उसके जी में आया कि वो घर के अंदर भाग कर जाए और अपनी माँ बाबूजी को गले से लगा ले, पर अब फैसला हो चुका था। श्रेया अपने बाबूजी के जीते जी उनसे मिल नहीं सकती थी। श्रेया ने अपना दिल कड़ा कर लिया था। अपने उस चेहरे को छिपाने के लिए चुनरी ओढ़ी और इस वक्त हर अखबार, हर न्यूज चैनल और हर सोशल मीडिया पर बदनाम हो चुकी थी। श्रेया जैसे ही रिक्शे में बैठी उसका फोन बजा। उसने अपने आंसू को पोंछकर फोन की स्क्रीन पर देखा और उस पर रौनक का नंबर था। पता नहीं किस झूठी उम्मीद के मारे श्रेया ने फोन उठाया और कहा, रौनक, और रौनक, मुझे पता था कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन रौनक ने रुआसी आवाज में श्रेया की बात काटते हुए वहीं उससे मिलना चाहा, एक आखिरी बार, उसी जगह पर जहां उसने उसे पहली बार देखा था। उसे अपना दिल देने की गलती कर बैठा था। ये कहकर रौनक ने फोन काट दिया। दिल के हाथों और अपने गुनाह के बोझ से मजबूर श्रेया हवा की रफ्तार से चंडीगढ़ की सुखना झील पर रौनक से मिलने चली गई थी। एक सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहने एक मायूस चेहरे के साथ रौनक वहां बैठा हुआ था। ऐसे नहीं लग रहा था कि इस खूबसूरत नौजवान की शादी कल ही हुई थी। अचानक रौनक को श्रेया के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी तो उसने नजर उठाकर अपनी मैली हो चुकी दुल्हन को देखा। गहने और शादी की सुर्खी उतर चुकी थी, रंग फीका पड़ चुका था, आंखें रो रो कर अब लाल हो चुकी थी। श्रेया को ऐसा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लंबी लड़ाई हार कर आई है। रौनक उठा और श्रेया को सर से पांव तक देखते हुए हिकारत के साथ बोला, तुम उस लाल जोड़े में मुझसे मिलने आई हो जो मुझसे पहले कोई और मर्द तुम्हारे जिस्म से उतार चुका है। मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो क्या? ये सुनकर श्रेया शर्म से गड़ गई थी और उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती जिससे मैं अपना गुनाह कम कर सकूं। रौनक, ये सच है कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है, पर वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। अगर वो बताने भी जाऊंगी तो तुम क्या, कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इस पर रौनक ने कहा, मैं तुम्हारी बेशर्मी और बेवफाई की कहानी जानना भी नहीं चाहता, जैसा अब तक तुम्हें जगदीप अंकल बता ही चुके होंगे। मैं ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म कर चुका हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ श्रेया, और मैंने तुम्हें इतना कहने के लिए बुलाया है कि इस शादी को सुकून से खत्म होने देना।
मेरे लिए कोई और प्रॉब्लम अब खड़ी मत करना। वफा तो तुम मेरे साथ नहीं कर सकी, पर इतना एहसान तो कर ही सकती हो ना मुझ पर। रौनक की ये बात सुनकर श्रेया ने एक बार फिर यही सोचा कि उसे अगर मौत आ जाए तो ही अच्छा, कम से कम ये जिल्लत का सफर खत्म तो हो। रौनक, जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, आज जीने मरने के वादे किए थे, वो आज उससे मिन्नत कर रहा है कि वो उसे बिना किसी अड़चन के छोड़ दे। श्रेया अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकती थी, इसीलिए उसने रौनक के सामने हाथ जोड़ते हुए बस इतना कहा, रौनक, जब मैं तुमसे मिलने यहाँ आ रही थी तो एक बार तो मैंने ये जरूर सोचा था कि तुमसे माफी मांगूंगी, तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे भीख मांगूंगी, तुम मुझे अपना लो, मुझे खुद से दूर ना करो। पर जब मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखी, हिकारत देखी, तो मुझे होश आया और ये समझ आया कि तुम मुझे अब कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं सिर्फ तुमसे माफी मांग सकती हूँ और तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि मैं तुम्हारी आगे की जिंदगी के आड़े नहीं आऊंगी। अगर तुम तलाक चाहते हो तो तलाक जरूर होगा। मैं अब चलती हूँ, तुम्हें अपना नया पता भेज दूंगी और तुम मुझे तलाक के कागजात भिजवा देना। श्रेया की बात सुनकर रौनक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है श्रेया, उम्मीद है कि अब तुम उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती हो जिसे तुम मेरी जगह दे चुकी हो।